नमस्कार साथियों, बिल्कुल आपका उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर भव्य। आपको अच्छे से पता है कि सरजी स्टडी सेंटर पर मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का निरंतर क्रम चलायमान है। उसी के तहत आज कुछ नए प्रश्नों के साथ में उपस्थित हुआ हूं, तो ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। जितने भी मेरे साथी बंधु लाइव आ जाइए जल्दी से, और अपन शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 3 के क्रम में। देखिएगा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 3 का क्रम, और उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हो सकता है आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर, यदि मैं बात करूं तो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपके लिए कारगर हो सकते हैं। तो ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपकी मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि बात कर रहा हूं मैं अभिवृत्ति को लेकर। किसकी? पहले क्वेश्चन में एक शब्द दिया है, अभिवृत्ति वास्तव में क्या है। बिल्कुल, अभिवृत्ति को हम मनोवृत्ति भी कहते हैं। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अभिवृत्ति वास्तव में क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या अभिवृत्ति आदत है? दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, क्या अभिवृत्ति व्यवहार है? तीसरा ऑप्शन दिया है, क्या अभिवृत्ति रुचि है? और चौथा ऑप्शन दिया है, अभिवृत्ति मनोसामाजिक प्रति। तो सोचिएगा, समझिएगा, उत्तर दीजिएगा कि अभिवृत्ति वास्तव में क्या है। तो बिल्कुल, अगर आप इसके उत्तर तक पहुंचना चाहते हो, यदि आप ये सोचते हो साथियों कि अभिवृत्ति आदत है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल गलत होगा अगर आप ऑप्शन ए का चयन कर रहे हो। क्योंकि आदत क्या होती है? आदत को हैबिट कहते हैं। हैबिट का अर्थ क्या होता है कि हैबिट का अर्थ होता है कि जो कार्य पहले आप जानबूझकर करते हो, जिस काम को आपको आता है उसको जानबूझकर करते हो, और इतनी बार दोहराया जाता है कि यंत्रवत हो जाए। इसका मतलब आदत का संबंध तो किससे है? यंत्रवत से है। किससे है? यंत्रवत। और जहां यंत्रवत है, जहां मशीनीकरण होता है, वहां अभिवृत्ति से कोई समझौता नहीं होता। तो यह आंसर नहीं होगा। यदि आप आंसर व्यवहार देते हो तो यह भी गलत है, क्योंकि अभिवृत्ति व्यवहार से ज्यादा निकट का संबंध तो नहीं है, लेकिन व्यवहार जो है ये मनोविज्ञान से संबंधित है। व्यवहार, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किसमें होता है साथियों? मनोविज्ञान में होता है। और यदि आप सोचते हो रुचि, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही नहीं होगा। ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि रुचि जो होती है ये रुच धातु से निकली है, जिसका अर्थ होता है कि अंतर करना। एक तरह से रुचि का संबंध किससे है साथियों? अंतर से है। तो बिल्कुल अभिवृत्ति का आंसर आपको मिल गया होगा कि अभिवृत्ति वास्तव में क्या है? एक मनोसामाजिक संपत्ति है। तो आपका डी आंसर बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि मनोसामाजिक प्रत्यय क्यों है? क्योंकि अभिवृत्ति को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल यह चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। अभिवृत्ति को मनोवृत्ति भी कहते हैं। अभिवृत्ति को क्या कहते हैं? मनोवृत्ति कहते हैं। और मनोवृत्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है साथियों धारणा। क्या होता है? धारणा, या हम यो कह सकते विचार, या हम यो कह सकते विचार। किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति व्यक्ति की जो धारणा होती है, जो सामाजिक परिवेश के अंतर्गत उसके दिल और दिमाग में वो जो चीज घर कर जाती है, तो वो धारणा ही क्या कहलाती है? एक मनोसामाजिक संपत्ति, यानी कॉन्सेप्ट जो उसके दिमाग में बैठ जाता है। मान लेते हैं आपके कोई दो दोस्त है, और यदि वो आपका प्रतिदिन आपका सहयोग कर रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या होगा? उस दोस्त के प्रति जो सहयोग आपका कर रहा है कि ये मित्र क्या है? अच्छा है। तो सामाजिक परिवेश में रहकर उसके प्रति आपकी धारणा क्या हो गई? कि ये अच्छा है। तो ये अच्छा, या जो विचार है, जो धारणा है, वही तो क्या कहलाती है? अभिवृत्ति कहलाती है। इसका मतलब अभिवृत्ति का संबंध किससे? मनोसामाजिक संपत्ति से। तो ये डी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अधिगम आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये कथन किसका है? इस कथन के प्रतिपादक कौन है? 4 ऑप्शन आपके दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। बिल्कुल साथियों जुड़िएगा, और जैसा भी आ रहा है बिल्कुल स्वागत है आपका। बात कर रहा हूं मैं अधिगम, आदत, ज्ञान और
अभिवृत्ति का क्या है, अर्जन है। ये कथन किसका है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया। तो इस कथन तक आप पहुंचिएगा। पहला ऑप्शन ये कह रहा है, क्या यह कथन स्किनर का है, क्या यह कथन गिलफोर्ड का है साथियों, या फिर मैं यह मानूं यह कथन क्रो का है, या यह कथन गेट्स का है। चार ऑप्शन है आपके सामने कि अधिगम आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ध्यान से सुनिएगा, यह डेफिनेशन आपके लर्निंग पार्ट से पूछी हुई है और पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी इस तरह के कथन पूछे गए हैं। तो इस कथन को कहने वाला कौन है? यदि आप स्किनर उत्तर दे रहे हो तो ये मान के चलिएगा ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत साथियों? क्योंकि स्किनर ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? कि स्किनर ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा कि स्किनर ये कहता है कि अधिगम क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर समन्वय की प्रक्रिया। तो स्किनर ने क्या कहा, व्यवहार में उत्तरोत्तर समन्वय की प्रक्रिया है। समन्वय की क्या है प्रक्रिया ही क्या कहलाती, अधिगम कहलाती। ये बात कौन कहता? स्किनर। तो इसका मतलब स्किनर का ये कथन नहीं है। अब आप सोच रहे हो गिलफोर्ड। देखते हैं साथियों किस किसने, हाँ गुड इवनिंग, कौन कौन साथी क्या क्या उत्तर दे रहे हैं। हाँ सभी का स्वागत है। बात मैं कर रहा हूं गिलफोर्ड क्या कहता है। यदि ये आंसर आप मान ले तो बी आंसर हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ये आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? गिलफोर्ड ये कहता है अधिगम क्या है, अधिगम व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है साथियों, परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यह कथन तो किसका है? गिलफोर्ड का। जबकि यह कथन क्या है, अधिगम आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन क्या है, लेकिन गिलफोर्ड तो यह कथन कह रहा, तो इसका मतलब बी आंसर भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप सोच रहे हो यदि आप उत्तर देते हो करो वे करो तो यह मान के चलना यह आंसर बिल्कुल सही होगा आपका, क्योंकि करो वे करो नहीं, यह बात कही थी कि अधिगम जो होता है, जो लर्निंग जो होता है या सीखना जिसे कहते हैं, वो आदत का, ज्ञान का और अभिवृत्ति तीनों का ही क्या करना, अर्जन करना, अर्थात इसकी प्राप्ति करना है। इसका सीख लेना ही क्या कहलाता, अधिगम। तो सी आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसमें सही हो जाएगा। अब आप सोच रहे कि गेट्स क्यों गलत हो रहा है? गेट्स इसलिए गलत हो रहा है कि गेट्स ने अधिगम को लेकर क्या कथन कहा कि अधिगम क्या है, अनुभव, और एक शब्द दिया साथ में प्रशिक्षण। क्या शब्द दिया साथियों? अनुभव व प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप, अनुभव और प्रशिक्षण के क्या है, परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होना क्या है, अधिगम है। यह बात कौन कहता? गेट्स और उसका साथी अन्य, कि अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन आता उसे ही क्या कहते हैं, अधिगम। तो बिल्कुल जो से आंसर है साथियों, जो सी है, ये बिल्कुल क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। जिसने भी सी दिया बिल्कुल, हाँ राकेश जी का, इनका, सुनील जी, बहुत बढ़िया, जिन्होंने सी आंसर दिया बिल्कुल सही है साथियों। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस उत्तर को अपने मानस पटल पर ज्यादा बल देकर सोचोगे तो आप इसके उत्तर तक पहुंच सकते हो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मनोविज्ञान पॉजिटिव साइंस के रूप में किसने परिभाषित किया? अर्थात मनोविज्ञान को पॉजिटिव विज्ञान की संज्ञा या पॉजिटिव साइंस की संज्ञा किसने दी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। और 4 ऑप्शन है, जल्दी से उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, जल्दी जल्दी दीजिएगा। व्यास जी बात कर रहा हूं
आखिर मनोविज्ञान को पॉजिटिव साइंस के रूप में किसने परिभाषित किया? क्या वो परिभाषित करने वाला बीनर है, या वो परिभाषित करने वाला पिलसबेरी है, या अरस्तु है, या वाटसन है? ये 4 ऑप्शन है साथियों। अब देखिएगा कि कौन कौन उत्तर दे रहे हैं। काफी जन है उत्तर दे रहे हैं, कोई 4, कोई डायरेक्ट उत्तर भी दे रहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो देखिएगा, मनोविज्ञान को पॉजिटिव शब्द पर ध्यान दीजिएगा, और ये कथन जो है ये मनोविज्ञान की परिभाषाओं से पूछा हुआ। पॉजिटिव यानी सकारात्मक। आखिर मनोविज्ञान को सकारात्मक कहने वाला व्यक्ति कौन था जिसने मनोविज्ञान को सकारात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? तो बिल्कुल अब आपको आंसर तक आप पहुंच गए होंगे। यदि आप सोचते हो बीने है तो यह आंसर क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि बीने जो था जिसने बुद्धि के बारे में कथन कहा था, बीने तो किसके बारे में कथन कहा था साथियों? बुद्धि के बारे में कथन कहा। बीने ये कहता है कि बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी, और यहां सवाल पूछा जा रहा है मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है। कौन कौन से शब्द? ज्ञान से, आविष्कार से, फिर एक बात आती है निर्देशन से, और चौथे नंबर की यदि बात करूं तो एक शब्द आता आलोचना। क्या आता है साथियों? आलोचना। प्रश्न ऐसे हैं, एक प्रश्न के साथ 4-4 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो बीने ने तो बुद्धि के बारे में कहा, तो यह कथन हो ही नहीं सकता। अगर अपन पिलसबेरी की बात करें तो यह कथन भी साथियों आपका क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। इसने मनोविज्ञान को परिभाषित तो किया, लेकिन मनोविज्ञान को सर्वाधिक उच्च कोटि की परिभाषा इसने व्यवहार को रखा। तो पिलसबेरी क्या कहता है? मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान पूर्ण रूपेण किस पर आधारित है? व्यवहार पर आधारित है। तो इसका मतलब ये व्यवहार को महत्व दे रहा। तो यहां सकारात्मकता को महत्व को लेकर कोई चर्चा नहीं की, तो ये भी कथन क्या हो गया? गलत। अब आ रहा है आपके अरस्तु। बिल्कुल, अरस्तु ने मनोविज्ञान को क्या कहा? आत्मा का विज्ञान। इसने क्या कहा? आत्मा का विज्ञान। जब आत्मा के विज्ञान की बात कर रहा है तो बिल्कुल मनोविज्ञान को पॉजिटिव साइंस के रूप में यह परिभाषित नहीं कर रहा। तो आपके सामने उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर जिसने भी दिया, बिल्कुल बहुतों के उत्तर डी आ रहे। ये जो बी दे रहे हैं वो गलत है। जिनके डी आंसर आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो डी आंसर दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो डी आंसर क्या होगा? वाटसन व्यवहारवाद का जनक है। वाटसन क्या है? व्यवहारवाद का क्या है? व्यवहारवाद का जनक भी है। वाटसन को क्या कहते हैं? व्यवहारवाद का पिता भी कहते हैं। और वाटसन वो व्यक्ति था जिसने ये कहा मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक, धनात्मक और वैधानिक विज्ञान है। तो इसका मतलब मनोविज्ञान को पॉजिटिव साइंस के रूप में परिभाषित करने वाला व्यक्ति कौन था? वाटसन था। इस दृष्टि से डी आंसर क्या होगा? सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यह भी आपके अधिगम के टॉपिक से कथन पूछा हुआ है, और ध्यान से अगर पढ़ोगे तो निश्चित आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अधिगम के अंतर्गत, क्योंकि सीखने को कई तत्व प्रभावित करते हैं, तो एक तरह से तत्वों पर आधारित ये क्या है? ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर तक पहुंचने का क्या कीजिएगा साथियों? प्रयास कीजिएगा। आखिर क्या हो सकता है? बात कर रहा हूं मैं अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव और प्रशिक्षण, इसके द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्व पर आधारित है सवाल। क्या उसे विकास कहते हैं? जल्दी से फटाफट उत्तर दीजिएगा। व्यवहारवाद का जनक, बहुत बढ़िया। पहला ऑप्शन विकास आ गया। दूसरा ऑप्शन, क्या उसे शिक्षा कहते हैं, क्या उसे अधिगम कहते हैं, या उसे अभिप्रेरणा कहते हैं? ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर तक आप निश्चित पहुंचोगे अगर दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालोगे। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? यदि साथियों
अगर आप विकास की बात कर रहे हो तो यह आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विकास का जो संबंध है वो किससे है साथियों? परिपक्वता से है। किससे है? परिपक्वता से है। परिपक्वता और विकास एक दूसरे के बहुत ही पूरक भी कहते हैं, और पूरक तो अभिवृद्धि को भी कहते हैं साथियों। तो विकास का संबंध परिपक्वता से, यह अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की बात कही गई। यदि आप कहते हो शिक्षा, तो शिक्षा तो केवल क्या करती है? परिवर्तन लाती है। शिक्षा क्या करती है? परिवर्तन लाती है। अब परिवर्तन लेकर आती है, लेकिन व्यवहार का अध्ययन तो मनोविज्ञान करता है। तो यहां शिक्षा केवल परिवर्तन की बात कर रही है, इसका मतलब यह आंसर भी क्या है? नहीं होगा। फिर अगर आप यह सोचते हो कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता, तो ये आप सोच रहे हो तो बिल्कुल ये मान के चलिएगा आप सही दिशा में सोच रहे हो, क्योंकि ये कथन जो है, ये कथन साथियों गेट्स का है। किसका है? गेट्स हुए अन्य का ये कथन है, और इस कथन को तोड़कर पूछा गया अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो बिल्कुल ये गेट्स और अन्य का कथन है, और अगर आप अभिप्रेरणा उत्तर देते हो तो ये होगा नहीं, क्योंकि अभिप्रेरणा जो होती है, बिल्कुल यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? अधिगम का आधार स्तंभ है। क्या है? आधार स्तंभ है। अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? अधिगम के लिए आधार प्रदान करती है। बाकायदा इस कथन को सोरेनसन ने भी कहा था। किसने कहा साथियों? सोरेनसन ने भी इस कथन को कहा। तो आपका आंसर जो होगा सी आंसर बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो अब सोचेगा, इस तरह के लेवल के कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और वहां पर आपको दिमाग पर जोर डालकर उस उत्तर तक पहुंचना होता है। तो बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपकी मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोचिएगा, समझिएगा और उत्तर दीजिएगा। बात क्या हो रही है कि सीखने में अंतर्दृष्टि किसकी देन है? फटाफट उत्तर दीजिएगा। सीखने में अंतर्दृष्टि, बिल्कुल सीखने में अंतर्दृष्टि किसकी देन है? क्या यह संरचनावादी संप्रदाय की देन है साथियों, या फिर क्या यह मनोविश्लेषण संप्रदाय की देन है, या फिर क्या यह व्यवहारवादी संप्रदाय की देन है, या फिर यह समग्रवादी संप्रदाय की देन है? किसकी देन है? बिल्कुल यहां पर अंतर्दृष्टि की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है साथियों? अंतर्दृष्टि की बात हो रही है। अगर इस पर जोर देकर सोचिएगा तो आप उत्तर तक निश्चित रूप से पहुंच जाओगे, क्योंकि अंतर्दृष्टि की यदि बात करें तो अंतर्दृष्टि को हम इनसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इनसाइट भी नाम दिया गया। इनसाइट, और आपने अधिगम में एक इनसाइट थ्योरी भी पढ़ी होगी। इनसाइट क्या है? इनसाइट थ्योरी भी पढ़ी होगी, अर्थात सूझ का सिद्धांत जिसे कहते हैं। अब आप उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर इस सूझ का सिद्धांत का संबंध किससे है? क्या वो संरचनावाद से है? यह हो ही नहीं सकता पहला ऑप्शन। यदि कोई पहला ऑप्शन मानता कि संरचनावाद से है तो यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि संरचनावाद संप्रदाय, इस संप्रदाय के जो मुख्य प्रवर्तक जो थे साथियों, किसकी बात कर रहा हूं? मुख्य प्रवर्तक की, वो था विलियम वुंट। कौन था? विलियम वुंट। और समर्थकों में यदि देखते हैं तो टिचनर और एडवर्ड का नाम लिया जाता। तो संरचनावाद होगा नहीं। पर मनोविश्लेषणवाद की यदि आप सोच रहे हो तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि इसका संबंध सिगमंड फ्राइड से। किससे है साथियों? सिगमंड फ्राइड से है। और मनोविश्लेषण केवल अचेतन मन की बात कहता है। किसकी बात कहता है? अचेतन मन पर आधारित कार्य की। तो यह होगा नहीं। और यदि आप सोचते हो व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद में थोंडाइक का विशेष योगदान है और वाटसन। और यदि अपन देखते हैं
तो वुडवर्थ जैसे व्यक्तियों ने भी काफी योगदान दिया। तो व्यवहारवादी संप्रदाय का मुख्य प्रवर्तक तो आपके वाटसन है। कौन है? वाटसन। बिल्कुल ये यहां दिखाई दे रहा होगा। तो अब आपके शेष क्या बचा? शेष आपके जो बचा, समग्रवाद को क्या कहते हैं? गेस्टोलवाद भी कहते हैं। पहले तो इस चीज को समझिए, समग्रवाद को क्या कहते हैं? गेस्टोलवाद कहते हैं। और जर्मनी में गेस्टोल संप्रदाय का उदय 1920 में हुआ था। जर्मनी में कब हुआ था? 1920 में गेस्टोल संप्रदाय का उदय हुआ था। और इसके जो मुख्य प्रवर्तक थे साथियों, मुख्य प्रवर्तक की यदि मैं बात कर रहा हूं तो इसके मुख्य प्रवर्तकों में एक नाम आता मैक्स वर्दीमान। किसका नाम आता साथियों? मैक्स वर्दीमान। और अन्य समर्थकों में एक नाम आता कोलर का। क्या नाम आता है? कोलर का नाम आता। और यदि अपन देखते तो एक नाम आता कोब का। बिल्कुल यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो रहे होंगे। तो सीखने और अंतर्दृष्टि का जो संबंध है वो आपके समग्रवादी संप्रदाय से है, जिसके मुख्य प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर है। और कोलर और कोब का उसके अन्य समर्थकों में आते हैं साथियों। और जर्मनी में इस संप्रदाय का उदय हुआ था। किसमें? कहां पर उदय हुआ था? जर्मनी में उदय हुआ था। और कब हुआ था? 1920। और गेस्टो शब्द का अर्थ क्या होता है? समग्रवादी ही होता है, या पूर्ण आकृति होती है, या संपूर्ण आकृति होती है। तो बिल्कुल आंसर जो होगा साथियों, ये डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये समग्रवाद में ही अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत को पढ़ाया जाता है। बिल्कुल ये उच्च कोटि का क्वेश्चन है, दिमाग पर जोर डालकर उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। फटाफट चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। सोचिएगा, समझिएगा, उत्तर दीजिएगा आप। मनोविश्लेषण, ये जो उत्तर दे रहे हैं मनोविश्लेषण, ये गलत है साहब। तो बिल्कुल चंदा परिहार। तो मनोविश्लेषण नहीं होगा, वो क्या होगा? समग्रवाद। तो छठे क्वेश्चन को पढ़िए वापिस एक बार। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? ये पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछा हुआ है। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसे माना गया? क्या शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग उत्तर एंथस काल को बताया गया? क्या शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग होमर काल को बताया गया? क्या शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग व्यवहारवाद को बताया गया? या उपयुक्त सभी सही है? सोचिए, बुद्धि पर जोर डालिए और उत्तर तक पहुंचिए। देखते हैं कौन कौन उत्तर क्या दे रहा है। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग, फटाफट उत्तर दीजिएगा। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग की बात कर रहा हूं मैं। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग, चंदा परियार क्या कह रहे हैं? ये सी। दिलीप कुमार मीणा साहब सी आंसर दे रहे हैं। और शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग व्यवहारवाद, ये जो भी उत्तर दे रहे हो, ये सी वाले, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। और लेकिन उत्तर सही नहीं दे रहे हैं। इंटेलिजेंट तो है, ये आंसर तो क्या हो रहा? सी जो भी दे रहे साथियों गलत है। अगर आप उत्तर दे रहे हो होमर काल, तो ये भी क्या है? गलत है। पहले तो आपको यह नहीं पता होमर काल में क्या क्या चीजें हुई, और आपको यह भी नहीं पता व्यवहारवाद में क्या क्या चीजें हुई, और यह भी नहीं पता उत्तर एंथस काल में क्या क्या हुआ। तो अपन बात करते हैं उत्तर एंथस काल की, सबसे पहला ऑप्शन की। तो यह आंसर क्या होगा? सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि उत्तर एंथस काल में शारीरिक क्रियाओं को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों का विकास हुआ था। शारीरिक क्रियाओं को लेकर या शारीरिक क्षेत्र में काफी क्या हुए थे? काफी परिवर्तन हुए थे इस समय काल में। इसलिए यह शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहलाता है उत्तर एंथस काल। यह आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। और होमर काल में कि यदि बात करें तो विकास को लेकर कार्य हुए थे, लेकिन शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में कई तथ्य उल्लेखित नहीं है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। और व्यवहारवाद में
मानवीय व्यवहार, जिसमें पशु व पक्षियों के व्यवहार को लेकर क्या हुई थी, चर्चाएं हुई थी और उनको शिक्षा जगत में लागू किया था। तो ये भी नहीं होगा, उपयुक्त सभी है ही नहीं। तो आंसर क्या होगा साथियों, ये आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। इस तरह के एग्जाम में पिछली भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, भविष्य में पूछे भी जा सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, संवेग, इमोशन की बात कर रहा है, ध्यान से समझना। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, इस कथन के प्रतिपादक कौन है? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। हाँ, सभी के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। देखिए, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसने दिया? क्या यह कथन वाटसन का है, क्या यह कथन ब्रिजेस का है, क्या यह कथन वुडवर्थ का है, या यह कथन जेम्स नेवर का है? आखिर संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसने कहा? यदि साथियों अगर आप वाटसन का उत्तर दे रहे हो, फटाफट उत्तर दीजिएगा। क्या मानते हो? ब्रिजेस। कौन कह रहा है? ब्रिजेस, व्यास। ब्रिजेस को मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वाटसन को अगर आप मान रहे हो पहला आंसर, तो यह आंसर क्या हो गया? वाटसन तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वाटसन ने संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा नहीं बताया है। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान कहा है, सकारात्मक विज्ञान। या फिर इसी वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान भी कहा है, शुद्ध विज्ञान। इसने तो केवल मनोविज्ञान को लेकर बात कही है। और जो ब्रिजेस जो मानते हैं, ब्रिजेस क्यों गलत है? जो भी ब्रिजेस दे रहे हैं वो गलत है। कारण क्या है? आपने किताबों में यह तो पढ़ा कि ब्रिजेस ने सबसे लोकप्रिय संवेग किसको माना? उत्तेजना को माना। तो आपने क्या सोचा? यह कथन शायद ब्रिजेस का ही होगा। तो यह कथन अलग चीज है और उत्तेजना को सबसे लोकप्रिय संवेग बताना अलग चीज है। तो ब्रिजेस क्या कहता है? शिशु का सबसे लोकप्रिय संवेग उत्तेजना है। यह कौन कह रहा? ब्रिजेस कह रहा। और यहां सवाल क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। यह कथन किसने कहा? यदि आप आंसर वुडवर्थ देते हो तो साथियों बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वुडवर्थ ही वो व्यक्ति था जिसने यह कहा व्यक्ति की उत्तेजित दशा संवेग कहलाती, इमोशन कहलाती है। अब आप सोच रहे हो जेम्स नेवर क्यों नहीं है? क्योंकि जेम्स नेवर ने संवेग को जटिल दशा बताया। संवेग को क्या माना? संवेग क्या है? एक जटिल दशा है, व्यक्ति की जटिल दशा है। जब संवेग उत्तेजित होते तो व्यक्ति कुछ भी नहीं सोचता है, जिसके कारण से क्या कहा? जटिल दशा। तो सी आंसर आपका साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है और जिन्होंने बी दिया वो गलत है। चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पर फिर आप प्रयास कीजिएगा कि सही होता या नहीं होता। देखिए, बात कर रहा हूं मैं गिलफोर्ड की। किसकी? गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में, बुद्धि संरचना मॉडल में बुद्धि के कुल कितने कोष है? ध्यान से पढ़िएगा। बुद्धि संरचना मॉडल जो कि गिलफोर्ड ने दिया, उसने बुद्धि के कुल कितने कोष बताए? यह सवाल है आपके सामने, फटाफट उत्तर दीजिएगा। कितने कोष बताए हैं? 90 है या 150 है या 180 है या 120 है? ये चार ऑप्शन है।
फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलो, परियार ए। गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल दिया, कब दिया पहले तो ये सोचो। ये बुद्धि संरचना मॉडल 1967 में दिया था। किसने दिया साथियों? गिलफोर्ड ने दिया। गिलफोर्ड का नाम पूरा जेपी गिलफोर्ड है, और इसने जिस समय ये बुद्धि संरचना मॉडल दिया था उसमें शुरुआत में बुद्धि के 90 कोष थे, लेकिन कुल कितने कोष थे जब ये बुद्धि संरचना मॉडल बना? तब ये शुरुआत में तो 90 थे, लेकिन कुल पूछ रहा है, तब इसलिए ये क्या है, गलत हो गया। उसके बाद 120 भी बता दें कुछ लोग। अगर 150 की बात करें तो ये भी क्या है साथियों, गलत है। तो ये 120 जो भी दे रहे हैं वो क्या हो गया, सही हो गया, और 180 भी क्या हो गया, गलत। अब आप सोचो कि ये 120 क्यों सही हुए, तो देखिएगा, बुद्धि संरचना मॉडल जेपी गिलफोर्ड ने दिया। प्रारंभ में, शुरुआत में, प्रारंभ में बुद्धि के कुल कोष कितने बताए? बुद्धि के कोष 90 बताए। कुछ समय बाद क्या हुए, 120 हो गए। फिर कुछ समय बाद क्या हुए, 150 हो गए, और वर्तमान में कितने हो गए, 180। यहां वर्तमान को लेकर नहीं पूछा गया। जब भी इस तरह का बुद्धि संरचना मॉडल के कोषों से सवाल आता है तो आपका आंसर सदैव क्या होगा, 120। यदि बुद्धि संरचना मॉडल में गिलफोर्ड के द्वारा बनाया गया वर्तमान में कितने कोष है, तब आपका आंसर क्या होगा, 180। बाकी सदैव अब तक एग्जाम में जब सवाल पूछा गया 120 कोष को ही सही माना गया। इस दृष्टि से यहां डी आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रारंभ में कितने थे, सवाल प्रारंभ शब्द पूछा, नहीं पूछा। प्रारंभ शब्द पूछे तब तो क्या लिखोगे, 90। मध्य में क्या थे, तब 150। वर्तमान में क्या है, 180। और जिस समय बुद्धि संरचना मॉडल बना तो मानकीकृत कोष कितने हैं, 120 सही माना जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा जिसने 120 उत्तर दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन। देखिएगा, शब्द आया आपके मानसिक परीक्षण शब्द। क्या आया, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? अर्थात मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, यह क्वेश्चन है। क्या वो व्यक्ति टर्मन है साथियों? क्या वो व्यक्ति बीने है? क्या वो व्यक्ति केटल है? या वो व्यक्ति थॉर्नडाइक है? ध्यान से सोचिएगा और उत्तर दीजिएगा। देखते हैं कितने क्या क्या दे रहे हैं। बिल्कुल, मानसिक परीक्षण की बात हो रही है। कौन से परीक्षण की? इस मानसिक परीक्षण की बात हो रही है। इस मानसिक परीक्षण को सबसे पहली बार किसने दिया? यदि आप सोचते हो टर्मन की बात तो यह गलत है, क्योंकि उसने कौन सा शब्द दिया साथियों? टर्मन ने तो बुद्धि लब्धि शब्द दिया था। क्या दिया था? बुद्धि लब्धि। तो यह आंसर तो क्या हो गया, नहीं होगा। फिर यदि आप सोचते हो बीने ने दिया तो यह भी आंसर आपका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि बीने ने क्या किया, मानसिक आयु शब्द दिया था। कौन सा आयु? मानसिक आयु। और मानसिक आयु शब्द देने वाला पहला व्यक्ति अल्फ्रेड बीने था। कौन था? अल्फ्रेड बीने था, जिसने 1908 में इस शब्द को दिया था। यदि आप सोचते हो केटल है तो यह आंसर साथियों आपका बिल्कुल सही सोचते हो, क्योंकि केटल पहला व्यक्ति था जिसने, केटल प्रथम व्यक्ति था जिसने 1890 में मानसिक परीक्षण शब्द को दिया था। कौन से शब्द को दिया था? मानसिक परीक्षण शब्द को दिया। इसका मतलब 1890 में केटल के द्वारा पहली बार मानसिक परीक्षण शब्द दिया गया। सी आंसर सही है। और थॉर्नडाइक की यदि आप सोचते हो तो यह गलत है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के अंदर केवल बहुतत्व का सिद्धांत दिया।
बहुतत्व का सिद्धांत इसने बुद्धि में दिया था। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार भी बताए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के क्या बताए? बुद्धि के प्रकार भी बताए थे थॉर्नडाइक ने, और 3 प्रकार की बुद्धि का क्या किया? उल्लेख किया। बुद्धि के प्रकारों में 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया, जिसमें यदि देखते हैं तो एक नाम दिया उन्होंने मूर्त बुद्धि, और फिर यदि अपन देखते हैं तो एक नाम दिया अमूर्त बुद्धि, और तीसरा प्रकार जो इसने बताया था थॉर्नडाइक साहब ने वो था सामाजिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि साथियों? सामाजिक बुद्धि। तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं साथ साथ में। तो थॉर्नडाइक ने बहुतत्व के सिद्धांत को दिया था बुद्धि का, और बुद्धि के 3 प्रकार बताए, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। तो सवाल जो पूछा गया, मानसिक परीक्षण सबसे पहली बार जिस व्यक्ति ने दिया वो था केटन। बिल्कुल आंसर जिसने भी सी दिया वो बिल्कुल सही है। काफी जनों के सी आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, सुंदर अभिव्यक्ति। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ये परिभाषाओं से पूछा हुआ सवाल है, और ये कथन परिभाषाओं से पूछा हुआ है, और ये कथन जिस परिभाषा जिस अवस्था में दी गई उस अवस्थाओं के अंतर्गत आपको चीज समझने का है कि ये कथन किस अवस्था के लिए कहा गया। ध्यान से सुनिएगा। चलो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, काफी बोर हो गए होंगे एक ही कलर से। प्रतिध्वन्यात्मक समाजीकरण का काल कौन सी अवस्था है? प्रतिध्वन्यात्मक समाजीकरण का काल कौन सी अवस्था है? क्या उसका संबंध बाल्यावस्था से है? क्या उसका संबंध शैशवावस्था से है? क्या उसका संबंध किशोरावस्था से या प्रौढ़ावस्था से है? बिल्कुल उत्तर तक पहुंचिएगा। कौन कौन उत्तर तक पहुंच रहे हैं? नेहा शर्मा, किशोरावस्था, कोल सैनिक, वाह वाह, जबरदस्त उत्तर। हाँ, मन में आओ जो उत्तर दो। हाँ, नंबर थोड़ी कट रहे हैं अभी। किशोरा, किशोरा, कोल सैनिक, बहुत बढ़िया। हाँ, ये NH, वाह। देखिए, प्रतिध्वन्यात्मक समाजीकरण का काल, पहले तो ये सोचिए ये प्रतिध्वन्यात्मक समाजीकरण का काल कहने वाला व्यक्ति कौन था? यदि कहने वाले व्यक्ति, इस कथन को जिस व्यक्ति ने कहा उसका नाम किलप्रैक्टिक था। क्या नाम था? किलप्रैक्टिक ने कहा प्रतिध्वन्यात्मक समाजीकरण का काल है। किसके लिए कहा? अभी बात करते हैं। तो वो जो कथन का, बिल्कुल आंसर पे ही पहुंचा रहा हूं डायरेक्ट। ये कथन जो कहा कहां जा रहा है देखिएगा, बाल्यावस्था पे चला गया। आप सोच रहे थे शैशवावस्था में जाएगा, लेकिन ये कथन किसका है? बाल्यावस्था के लिए है। तो बिल्कुल प्रतिध्वन्यात्मक समाजीकरण का काल, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, जो बालक होता है उससे जो भी कुछ पूछा जाता प्रत्युत्तर तुरंत प्रभाव से वो क्या करता है, जैसे ही सवाल पूछा तुरंत आपने क्या किया, उस बच्चे ने प्रत्युत्तर दिया, जिसके कारण इसको प्रतिध्वन्यात्मक समाजीकरण का काल होता है। चाहे वो समूह में रहे या कहीं भी बैठा रहे, तुरंत क्या करता, प्रत्युत्तर देता है, जिसके कारण इसे समाजीकरण का काल कहा गया। बिल्कुल कुछ लोग भरतपुर से है दिव्या धाकड़, स्वागत है दिव्या धाकड़ जी आपका भी, ठीक है। और काफी उत्तर दे रहे हैं, बाल्यावस्था लिखना शुरू, चलो बहुत बढ़िया। तो प्रतिध्वन्यात्मक समाजीकरण का काल जो बाल्यावस्था है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल बताया गया। सीखने का आदर्श काल बताया गया शैशवावस्था को। इसके अलावा किशोरावस्था को तूफान का काल कहा गया। क्या कहा गया? तूफान का काल। किशोरावस्था को तूफान का काल कहा गया। और प्रौढ़ावस्था को लेकर ज्यादा कई तरह के उल्लेख नहीं है, केवल इसको किशोरावस्था को संधि काल भी कहा गया
और प्रौढ़ावस्था को लेकर उतने कथन नहीं कहे गए। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिध्वन्यात्मक समाजीकरण का काल क्या है। प्रतिध्वन्यात्मक समाजीकरण का काल बाल्यावस्था है। और भी इसका एक कारण है क्यों इसे प्रतिध्वन्यात्मक समाजीकरण का, क्योंकि बालकों का सबसे ज्यादा समाजीकरण, यहां से भी पकड़ सकते हो, सबसे ज्यादा समाजीकरण बाल्यावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है। इसलिए भी इसको प्रतिध्वन्यात्मक समाजीकरण का काल भी कहा गया। तो बिल्कुल आंसर जो होगा वो बाल्यावस्था बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो भी आंसर है वो दूसरे क्या हो गए साथियों, गलत। ये ऑप्शन बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट उत्तर दीजिए। अच्छा, वैलेंटाइन, वो तो सीखने का आदर्श काल बताते हैं शेषावस्था को वैलेंटाइन साहब तो। और चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कहता है, एक शब्द दिया गया प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया, सीधा सा सवाल है। उत्तर पहुंचिए उत्तर तक। जॉन डीवी है, किलपैट्रिक है, पेस्टालोजी है, गाल्टन है। 4 ऑप्शन है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। प्रोजेक्ट विधि की यदि बात करें तो आंसर क्या होगा, जॉन डीवी गलत होगा। क्यों गलत होगा कि जॉन डीवी का संबंध योजना विधि से है साथियों। किससे है, योजना विधि से है। और प्रोजेक्ट शब्द जो है ना, वैसे देखा जाए ये अमेरिका की देन है। किसकी देन है, अमेरिका की देन है। लोकतंत्रीय देश अमेरिका की देन है प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट का अर्थ क्या है, योजनाबद्ध तरीके से किसी कार्य को करना, सुनिश्चित तरीके से। उत्तर क्या क्या दे रहे हैं, जॉन डीवी। जॉन डीवी तो योजना विधि का है साहब। तो ये पहले आंसर क्या हो गया, जो ए दे रहे हैं वो गलत है। किलपैट्रिक की यदि बात करें तो यह आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही है। क्योंकि किलपैट्रिक वो व्यक्ति था जिसने प्रोजेक्ट मेथड शब्द को दिया था और प्रोजेक्ट विधि का उल्लेख किया था। और इसमें क्या होता है, बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया जाता, बालक अपनी रुचि क्षमता योग्यता के अनुसार सीखता। बालक क्या है, बालक रुचि और योग्यता और मूल प्रवृत्ति के अनुसार सीखता, के अनुसार अधिगम करता है, अनुसार अधिगम करता है। किसमें करता है, इस प्रोजेक्ट मेथड में करता है साथियों। ठीक है ना। पेस्टालोजी होगा नहीं। पेस्टालोजी बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने वालों में इसका उल्लेख आता है, पेस्टालोजी। और गार्टन ने मानसिक परीक्षण के बारे में उल्लेख किया था, मानसिक परीक्षणों को लेकर उल्लेख किया था। इसके अलावा 1879 में व्यक्तिक विभिन्नता पर भी कार्य किया था। इसने किस पर कार्य किया, व्यक्तिक विभिन्नता पर कार्य किया। इस कारण ये आंसर तो होगा नहीं। आपके आंसर जो होगा केवल क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही माना जाएगा। बी जो भी दे रहे हो बिल्कुल। नेहा शर्मा सर क्लास कब तक चलेगी, बिल्कुल देखिएगा। क्वेश्चन 11 आया है तो चल रही है कक्षा, तो जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 12, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक की बात आ रही है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचनाकार कौन है, क्या सोरेनसन है, थॉर्नडाइक है, वुडवर्थ है या हिलगार्ड है। उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिए। देखिए, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक की यदि बात करें तो इस पुस्तक के रचनाकार सोरेनसन तो नहीं होगा, क्योंकि सोरेनसन ने लर्निंग को लेकर नहीं लिखा था, अभिप्रेरणा को लेकर लिखा था। तो इसका ये इस हिसाब से ये कथन तो होगा नहीं। थॉर्नडाइक ने अधिगम को लेकर लिखा, लेकिन केवल उद्दीपक अनुक्रिया तक लिखा। इसके अलावा थॉर्नडाइक की जो पुस्तक है वो तो शिक्षा मनोविज्ञान है। कौन सी है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान है, जो 1903 में लिखी गई। इसके अलावा एनिमल इंटेलिजेंसी है, पशुओं की बुद्धि, तो यह आंसर भी नहीं है। वुडवर्थ जो कि प्रश्नावली विधि को लेकर चर्चा की थी, प्रश्नावली विधि, तो यह भी आंसर क्या है, नहीं होगा।
सीधा आपको पता पड़ गया। हिल्डगार्ड जो है जिसने थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक लिखी, ये पिछली भर्ती परीक्षाओं में कई एग्जामों में पूछा गया। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक जो लिखी थी वो किसने लिखी साथियों? थ्योरीज ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इस पुस्तक में अधिगम के 10 सिद्धांत का उल्लेख है। अधिगम के 10 सिद्धांतों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचनाकार कौन हो गए साथियों? ये हो गए आपके हिल्डगार्ड। तो आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन में जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। बिल्कुल हिल्डगार्ड जो भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। चलो अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। दिमाग की बत्ती पर जोर डालिएगा, उत्तर पर पहुंचिएगा। शैक्षिक लब्धि की बात कर रहा हूं मैं। शैक्षिक लब्धि का संबंध किससे हो सकता है? देखते हैं कितने उत्तर दे रहे हैं। शैक्षिक लब्धि कौन कौन से, सर वो भी बता दो। शैक्षिक लब्धि क्या पूछ रहे हो, कौन कौन से क्या बता दे मैं? चलो शैक्षिक लब्धि का संबंध पूछ रहा हूं। कितने उत्तर दे रहे हैं? क्वेश्चन सर, भाई सर। चलो शैक्षिक लब्धि का संबंध क्या प्रतिभाशाली बालकों से है, क्या सृजनशील बालकों से है, क्या मंदबुद्धि बालकों से है, या पिछड़ा बालकों से है? देखते हैं उत्तर। 4 पिछड़ा। चलो बहुत बढ़िया, इस बार बिल्कुल करेक्ट उत्तर दीजिए आपने। शैक्षिक लब्धि का संबंध सदैव पिछड़े बालकों से रहता है। शैक्षिक लब्धि का संबंध किससे रहता है? क्योंकि वो कहां पिछड़ रहे हैं? शिक्षा में पिछड़ रहे हैं। और बाकी इन तीनों का संबंध साथियों आपकी बुद्धि लब्धि से रहता है। किससे रहता है? बुद्धि लब्धि से रहता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और थोड़ा सा घुमा के पूछा गया कि बुद्धि लब्धि का जो संबंध है वो प्रतिभाशाली से भी हो सकता है, सृजनशीलता से भी हो सकता है और मंद बुद्धि से भी हो सकता है, लेकिन पिछड़े बालकों का संबंध शैक्षिक लब्धि से होता है। इसीलिए सिरिल भट्ट ने बैकवर्ड चाइल्ड नामक पुस्तक को भी लिखा था। किसने लिखा था? सिरिल भट्ट के, यानी कि सिरिल नाम का व्यक्ति था जिसने पिछड़े बालकों पर काफी कार्य किए थे। तो डी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। और ये ए, बी और सी क्या हो गए? गलत हो गए। तो डी बिल्कुल सही है, सिरिल भट्ट। बहुत बढ़िया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर। बहुत ही इजी सवाल है। अगर ये उत्तर अगर आप गलत देते हो तो इसका मतलब आपने बीएड और एसटीसी या डीएलएड जो भी आपने किया उसमें आपने 1 वीक सीरीज को पढ़ा है। तो देखिए साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? यह उत्तर गलत नहीं होना चाहिए साथियों किसी भी स्थिति में। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? यूनानी का है, लैटिन का है, जापानी है, अंग्रेजी है? फटाफट उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल साइकोलॉजी शब्द है। इधर देखिए, आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। एग्जाम में कई बार इस तरह से पूछ भी लिया जाता है। साइकोलॉजी की यदि मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो क्या आ गया? साइकी। दूसरा क्या आ गया? लोगस। और साइकी का अर्थ क्या हो गया? आत्मा हो गई। और लोगस का अर्थ क्या हो गया? अध्ययन करना हो गया। अब चीज को समझिएगा कि यूनान देश में ग्रीक भाषा चलती थी, तो यहां पर ग्रीक तो है ही नहीं, और ये ग्रीक भाषा का शब्द की बात हो रही है। जब ऑप्शन में ग्रीक नहीं हो तब आपका आंसर जो होगा वो सदैव क्या होगा? लैटिन होगा। तो बी आंसर जो भी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। भरतपुर दिव्या धाकड़, बी जो दे रहे हैं बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। यूनानी जो दे रहे हैं वो गलत है, क्योंकि यूनान देश में ग्रीक भाषा चलती थी। और वैसा देखा जाए तो ये पर्टिकुलर ये सब तो ग्रीक भाषा का है और उसे ही क्या लैटिन भाषा के रूप में संबोधित किया गया। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर सही होगा। जापानी, अंग्रेजी और यूनानी क्या हो गया? गलत हो गया। साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना, साइकी और लोगस, और ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या है? लैटिन है। क्या है साथियों? लैटिन है। तो इस दृष्टि से आपका आंसर क्या हो रहा है? बी आंसर बिल्कुल सही माना जा रहा है। चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 5 एनसीएफ 2005 की कार्यशाला का आयोजन कहां हुआ? ये आपके राष्ट्रीय पट्टचर्या जो आपके रिट का सिलेबस है उसमें से पूछा गया कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला का आयोजन कहां हुआ। फटाफट उत्तर दीजिएगा, देखते हैं कौन कौन क्या देता है। क्या इस कार्यशाला का आयोजन बेंगलुरु में हुआ, क्या इसका नई दिल्ली में हुआ, या राजस्थान में हुआ, या कलकत्ता में हुआ? फटाफट उत्तर दीजिएगा। हाँ, ये कौन है? रक्षिता व्यास। आंसर 2 दे रहे, 2 दे रहे, रक्षिता का 2 है। बेंगलोर अगर मानते हो तो एनसीएफ 2005 की कार्यशाला का आयोजन कहां हुआ साथियों? ये बेंगलोर नहीं हुआ है, बेंगलोर नहीं हुआ। फिर कहां हुआ? बिल्कुल जो बी मानते हैं वो बिल्कुल सही माना जाएगा। राजस्थान में इस कार्यशाला का आयोजन नहीं हुआ और कलकत्ता में भी नहीं हुआ। अब आप सोच रहे हो कलकत्ता में तो यदि भारत की बात करें तो भारत में मनोविज्ञान की पहला विभाग, जिसको बाद में प्रयोगशाला कहा गया, तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला या प्रथम विभाग कलकत्ता में स्थापित हुआ था। और कब हुआ साथियों? ये 1915 में। इसके अलावा फिर यदि अपन बात करें नई दिल्ली की तो एनसीएफ 2005, शब्द में ध्यान से सुनिएगा, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे साथियों? अध्यक्ष जो थे ये आपके कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। कौन थे? एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल है और 2017 में इनका देहांत हुआ था, ऐसा उल्लेख मिला है। और नई दिल्ली में पहली कार्यशाला हुई थी जिसमें एक राष्ट्रीय संचालन समिति आई थी। क्या आई थी? एक तो राष्ट्रीय संचालन समिति आई थी साथियों, एक राष्ट्रीय संचालन समिति थी और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह थे। इन सब ने मिलकर एनसीएफ 2005 का क्या किया? निर्माण किया था। तो कहां हुआ था इसकी पहली कार्यशाला? नई दिल्ली में हुई थी। तो बेंगलोर तो गलत हो गया, राजस्थान भी गलत हो गया और कलकत्ता भी गलत हो गया। तो बी आंसर क्या है साथियों? बिल्कुल सही माना जाएगा। और ये रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से काफी प्रभावित हुए थे। उसके बाद एनसीएफ 2005 बना। इसका बनने का जो उद्देश्य था, शिक्षा बिना बोझ की हो, पाठ्यक्रम बोझिला ना हो, इस उद्देश्य से बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 16 भरतपुर 1915। बहुत बढ़िया। नाखून चबाना, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलिएगा। नाखून चबाना किस प्रकार की आदत है? पिछली भर्ती परीक्षा में सवाल कम से कम 5 से 7 बार पूछा हुआ, उत्तर किसी भी स्थिति में गलत नहीं होना चाहिए। नाखून चबाना किस प्रकार की आदत है? यह आदतों के प्रकार से सवाल पूछा जा रहा है। क्या यह आदत यांत्रिक है, क्या अभिलाषा संबंधी आदत है, नैतिक आदत है, या स्नायु तंत्र या नाड़ी संबंधी आदत है? नाखून चबाना, देखते हैं कौन क्या क्या उत्तर दे रहा है। नाखून चबाना नई दिल्ली में नोडल एजेंसी, बिल्कुल नोडल एजेंसी का रूप था, बिल्कुल साथियों। नाखून चबाने की यदि बात करें, उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नाखून चबाना यदि यांत्रिक आदत की बात करें तो यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यांत्रिक आदत? यांत्रिक आदत क्यों नहीं होगा? यांत्रिक आदत क्यों नहीं होगा? आप सोचिए। यांत्रिक आदत में क्या आता है? एक तो बटन लगाना होता है, जहां अपन यंत्रवत करते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं, बिना ध्यान दिए तुरंत अपन बटन लगाते तो देख के थोड़ा लगाते हैं, नीचे एक एक करके लगाते हो क्या? तुरंत लगाते हो ना। तो जूते के फीते बांधते हो तो देखते हो क्या? तुरंत अपन बात करते हो जूते के क्या मानते? तो जूते के फीते बांधना और बटन लगाना कौन सी है? यांत्रिक है। तो यहां नाखून चबाने की बात हो रही, तो यह आंसर नहीं है। अभिलाषा संबंधी आदत अगर जो उत्तर दे रहे हैं बी, तो ये बिल्कुल साथियों क्या होगा? ये सही नहीं होगा, ये गलत है। अभिलाषा का मतलब है शारीरिक अभिलाषा, पान खाना, तंबाकू का सेवन करना,
सिगरेट वगैरह पीना, ये सारी शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदत है, तो ये है नहीं। नैतिक आदत की बात करें, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये नैतिक आदत है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या आ गया आपके सामने? स्नायु तंत्र संबंधी आदत, नाखून चबाना, बैठे बैठे खंडे उचकाते ना आप, बैठे बैठे कई बार गजनी बन जाते हो, झुकेगा नहीं बन जाते हो, तो नाड़ी संबंधी आदत जो है साथियों, ये क्या होगी? ये नाखून चबाने से का जो उदाहरण है वो नाड़ी संबंधी आदत से है, तो डी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये चार जो भी दे रहे हैं स्नायु तंत्र, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। चलो आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिव्य सिद्धांतों का संबंध सिगमंड फ्रायड के किस तत्व से है? दिव्य सिद्धांतों की बात हो रही देवताओं को लेकर। यदि आपने सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत पढ़ा है तो उत्तर आप दे दोगे। देखिएगा कौन कौन उत्तर क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। मुझे में तो नहीं है क्या राज? हाँ नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं है, आदत होनी भी नहीं चाहिए। दिव्य सिद्धांतों की बात कर रहे हैं कि दिव्य सिद्धांतों का संबंध सिगमंड फ्रायड के अनुसार किससे है? क्या एम से है, इदम से है, परम एम से, या मन से है? यदि इसमें उत्तर आप दे रहे हो अहम, तो एम, यह आंसर आपका क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि एम का संबंध किससे है? वास्तविकता से है। और किससे है? कि चेतन मन से है, तो यह आंसर नहीं होगा। यदि आप सोच रहे हो इदम, तो यह आंसर क्या होगा साथियों? यह गलत होगा, यह भी क्या होगा? गलत। ये जो बी दे रहे हैं ना और कुछ लोग, और ये गलत होगा। इदम, इदम जो होता है इसे इच्छाओं की जननी कहा गया, इच्छाओं की जननी। और जहां इच्छाओं की जननी है ना इदम, ये अचेतन मन, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो अचेतन मन में चली जाती, तो ये भी होगा नहीं। तो फिर क्या होगा? अगर आप सोच रहे हो परम अहम, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। इसका संबंध किससे? नैतिकता से, और जहां नैतिकता है वहां देवता है, दिव्य सिद्धांतों की बात होती है। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। मन की तो 3 दशाएं हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। तो सी आंसर बिल्कुल क्या होगा साथियों? सही माना जाएगा। तो जो सी दे रहे ना बिल्कुल सही है, जो डी दे रहे वो गलत है साथियों। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द है प्रबलन। ये किसने दिया साहब? प्रबलन किसने दिया? इन्फोर्समेंट, कहते हैं ना प्रबलन। इस प्रबलन का एक नाम क्या है? रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट यानी प्रबलन को पुनर्बलन भी कहते हैं। यह रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन या प्रबलन शब्द किसने दिया? फटाफट उत्तर दीजिएगा। अगर ये उत्तर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही इजी सवाल पूछा गया, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। देखते हैं कौन क्या क्या देता है। प्रबलन की यदि बात करें, अगर आप उत्तर पहला दे रहे हो तो ये बिल्कुल क्या है? गलत हो गया, क्योंकि ये तो सिद्धांत दिया। हमने तो क्या दिया? प्रबलन का सिद्धांत दिया था। प्रबलन का क्या दिया? सिद्धांत। यहां पूछा जा रहा ये शब्द किसने दिया? अगर आप उत्तर स्किनर देते हो तो यह आंसर बी क्या होगा? सही होगा। गुथरी ने समीपता के बारे में बताया, तो यह होगा नहीं। और केटल ने क्षेत्रवाद के बारे में बताया, तो यह भी उत्तर होगा नहीं। तो सी आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही माना। यस, बी आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्या होगा? ये बे जो है स्किनर, ये बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो बी जिसने भी दिया वो सारे के सारे क्या है? सही है। प्रबलन, बहुत बढ़िया। आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 19,
मूल प्रवृत्ति पर आधारित सवाल। मूल प्रवृत्ति संपत्ति की अवधारणा किसने बताई? मूल प्रवृत्ति संपत्ति की अवधारणा, आखिर इस शब्द पर चर्चा करने वाला व्यक्ति कौन था? यह भी घुमा के पूछा हुआ सवाल। देखते हैं उत्तर कौन क्या क्या देता है। स्किनर वाला तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, मूल प्रवृत्ति की यदि बात करें तो क्या वो मैकडूगल ने दी, या फिर वाटसन ने दिया, जेम्स डेवल ने दिया, या विलियम जेम्स ने दिया? बात हो रही मूल प्रवृत्ति की संपत्ति को लेकर। यदि आप साथियों मानते हो मैकडूगल, तो यह आंसर आपका क्या माना जाएगा? ये आपका आंसर गलत माना जाएगा। ये ए वाले कौन है साहब? ये ए वाला आंसर गलत है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया था। मैकडूगल ने क्या दिया? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। चलो कलर चेंज करते हैं। वाटसन ने व्यवहारवाद, जेम्स डेवल ने व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो आंसर क्या हो गया? विलियम जेम्स ने मूल प्रवृत्ति संपत्ति दिया। मूल प्रवृत्ति संपत्ति, यह आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। यह अदर स्टेट में जो एग्जाम हुए वहां से सवाल पूछा हुआ है। जेम्स, बिल्कुल जेम्स जितने भी दे रहे वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, और आज की जो सेशन था उसका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, पुस्तक के रचनाकार या लेखक। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? क्या वाटसन है, बियर्स है, गिलफोर्ड है, या मैकडूगल है? फटाफट उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर। ए माइंड दैट इटसेल्फ पुस्तक के रचनाकार जो है वो वाटसन नहीं है। वाटसन तो व्यवहारवाद के रचनाकार है। फिर बियर्स, आंसर बिल्कुल सही है। जो भी बियर्स दे रहे हो बिल्कुल, ये खुद मानसिक रोगी था साथियों, और मानसिक रोगियों पर इसने अध्ययन किया और फिर ये खुद भी ठीक हुआ। उसके बाद जब मानसिक रोगग्रस्त था उस समय इसने जो भी अनुभव किए उन सब का उल्लेख इस बियर्स की पुस्तक में मिलता है। क्लियर? गिलफोर्ड ने क्षेत्रीय मनोविज्ञान पुस्तक लिखी, मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी। तो आंसर केवल क्या है? बी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो बिल्कुल साथियों, आपका आज का जो सेशन था, जो उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा की, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगले फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और निरंतर अध्ययन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ओके।